हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला मैं प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो एक वीडियो रहेगी ये एक कॉमन वीडियो है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक आपने काफ़ी मतलब एक न्यूज़ में आया हुआ है ये मुद्दा कि एक नया नियम आया है यूजीसी रेगुलेशन 2026। जो यूजीसी है उसने कुछ रेगुलेशन निकाले हैं अभी 2026 में, जो लागू भी हो गए हैं, ठीक है। एक ये कानून आया है और इस कानून को डिस्कस करने से पहले हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये दो जो बातें हैं। सबसे पहली जो घटना थी वो हम बात करते हैं बंगाल के विभाजन की। आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया भाई। और अंग्रेजों के जो अधिकारी थे वो थे कर्जन, ठीक है। मतलब लॉर्ड वगैरह नाम इनके यूज नहीं करता क्योंकि ये एक तरह के बहुत ही घटिया इंसान थे ये अंग्रेज, ठीक है। इन्होंने बहुत ही हमारा क्या है शोषण किया है भारतीयों का। तो एक कर्जन नाम का अधिकारी था, उसने क्या किया, बंगाल को बांट दिया और ये बोला कि प्रशासनिक दृष्टि से हमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम बंगाल को बांट रहे हैं। लेकिन उनका जो इसके पीछे जो मेन मोटिव था वो क्या था भाई? क्योंकि बंगाल में क्या था, एक शक्तिशाली क्या था, वो वहाँ का राज्य था, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो क्या करना चाहते थे, वो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की एकता थी उसको क्या करना चाहते थे, बांटना चाहते थे। और वो बीज उन्होंने बो दिया था सन 1905 में, ठीक है। उस टाइम उन्होंने बंगाल के विभाजन में उन्होंने क्या किया कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया भाई। पहला हिस्सा बनाया उन्होंने पश्चिम बंगाल और दूसरा बनाया उन्होंने पूर्वी बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या था, हिंदुओं की जो संख्या थी वो थी भाई 4 करोड़ 20 लाख और मुसलमानों की जो जनसंख्या थी वो थी 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। टोटल करके 5 करोड़ 40 लाख वहाँ की क्या थी, जनसंख्या थी, ठीक है। एक तो इस तरीके से इन्होंने इसको क्या बांट दिया, पश्चिम बंगाल को। तो यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी में तो मुसलमान हो गए और ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी, हिंदुओं की। दूसरी तरफ उन्होंने बांट दिया और इसकी राजधानी वो बोले कि हम इस कलकत्ता की राजधानी इसके अंदर पश्चिम बंगाल की बनाएंगे, ठीक है। और पूर्वी बंगाल थी वो बोले कि उसकी हम राजधानी बनाएंगे ढाका, ठीक है, ढाका बनाएंगे। और ये एक मुस्लिम बहुल्य राज्य होगा जिसमें मुसलमान हो गए थे 1 करोड़ 80 लाख और हिंदू हो गए थे 1 करोड़ 30 लाख। तो मुसलमान क्या थे भाई वहाँ पे ज़्यादा थे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या है पश्चिम बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब मेन मोटिव उनका यही था कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कैसे रखा जाए ताकि क्या है वो एक दूसरे के साथ ना रहे और स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे क्या है कार्य ना कर सके, ठीक है भाई। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो क्या था, जो हमारा बंगाल का विभाजन हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसी के कारण हुआ भाई, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मुसलमानों की तरफ हो गए कि भाई आप माइनॉरिटी में हो, आप अपना क्या है एक संगठन बनाओ। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और यही से बीज बोया जाता है, ठीक है भाई। किस चीज़ का बीज बोया, यहाँ पे बीज बोया गया पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान की मांग थी वो तो बाद में उठी, लेकिन जो यहाँ से पाकिस्तान का एक तरह से जन्म हम यहीं से मानते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन होते ही, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया था और उसी के कारण क्या है आगे जाके पाकिस्तान की मांग उठी। अगर उस टाइम मुस्लिम लीग का गठन नहीं होता, बंगाल का विभाजन नहीं होता, तो क्या पता हमारा देश पहले आज़ाद हुआ होता और आज पूरा अखंड भारत होता, ठीक है भाई। क्योंकि देखो आज भी हमारा देश क्या है भाई, धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको पता है यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं भाई, हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, बहुत सारे क्या है सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। लेकिन और 1911 में फिर क्या कर देते, देखो 1905 से लेके 6 साल तक क्या करते हैं अंग्रेज, बहुत मजे लेते हैं लोगों के। और 1911 में क्या है बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं भाई, ठीक है, रद्द कर दिया। लेकिन क्या नहीं रद्द हो पाया, जो हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम थे, जो उनकी एकता थी वो उन्होंने क्या कर दी भाई, वो तोड़ दी थी, उनकी टूट गई थी बिल्कुल, ठीक है। अलग अलग धर्मों में उन्होंने उसको विभाजित कर दिया कि बताया कि तुम मुसलमान और तुम हिंदू हो, ठीक है। तो उनके बीच में क्या है भाई, कड़वाहट के बीज पैदा हो गए। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक काला कानून था। और इस तरह के काले कानून जब आते हैं तो उसको हो सकता है कि गवर्नमेंट वापस ले ले, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो समाज में हमेशा के लिए रह जाते हैं। जैसा कि बंगाल विभाजन में हुआ था, हिंदू और मुसलमान क्या था, बिल्कुल ही अलग अलग रास्तों पे चल पड़े थे। जिसके बाद में क्या है 1947 में आपको पता ही है कि पाकिस्तान और उधर बांग्ला जो उसका ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का क्या है भाई विभाजन होता है इंडिया से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। भाई देखिए, मैं रिजर्वेशन
न तो रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, न ही किसी धर्म के खिलाफ हूँ, नहीं, क्योंकि मैं क्या है, हम भारत देश में रहते हैं जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, और जहाँ पे सब लोगों के साथ क्या है, समान व्यवहार होता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन का क्या मामला था, रिजर्वेशन अंटर आयोग आता है, अंटर आयोग 1882 में आया, और उसने क्या है भाई, रिजर्वेशन की वहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले 1902 में रिजर्वेशन दिया गया था भाई, एक राजा थे 1902 में, महाराष्ट्र के एक राजा थे, वहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। लेकिन संवैधानिक रूप से क्या है, जब हमारा संविधान लागू होता है, कब होता है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या है, संविधान लागू होता है, और SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है 1950। जैसे ही रिजर्वेशन लागू होता है उसी दिन से क्या है, रिजर्वेशन दे दिया जाता है, क्योंकि जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने उस समय भारत को देखा था कि भाई जो SC ST जो माइनॉरिटी कास्ट हैं, उनके ऊपर क्या है, बहुत सारा पहले भेदभाव होता था, और ये भाई सच्चाई भी है, क्योंकि उस समय क्या था, इनको हीन भावना के साथ देखा जाता था, ठीक है। तो SC ST के लिए इसलिए इन्होंने क्या है भाई, रिजर्वेशन की मांग रखी कि भाई इनको कुछ % रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि लगभग मेरे हिसाब से 22.5% इनको रिजर्वेशन है, ताकि इनको क्या मिले, इनको कितना है भाई, लगभग मेरे हिसाब से 15% तो SC को है, और 7.5% क्या है, ST को, ठीक है। टोटल करके 22.5% इनको क्या है, रिजर्वेशन दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि भाई आय की असमानता, क्योंकि ये क्या था, एक पिछड़ा वर्ग था, ठीक है, पिछड़ा वर्ग था, और इससे क्या हो, इनका जो वर्ग है वो क्या हो भाई, डेवलप हो, और ऊपर की तरफ क्या है, बढ़े, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है 27%, और ये कब देता है, एक मंडल आयोग गठित होता है भाई, और 1991 में डिसाइड किया जाता है कि भाई OBC को भी क्या है, रिजर्वेशन दिया जाए, कितने %, 27%, क्योंकि इनकी जनसंख्या है वो भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, SC ST को एक अमेंडमेंट किया जाता है। देखिए इसका जो आर्टिकल है वो 330 है, ठीक है, SC ST में दिया रिजर्वेशन 330 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आर्टिकल 16(4)(a) के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया जाता है, किसके अंदर, अब रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में भी दिया जाने लगा 1995 में, किसको भाई, SC और ST को, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसको 10% रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने 2019 में, ठीक है भाई। जो सामान्य वर्ग के, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, मतलब भाई जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इसमें बहुत सारी जातियां हैं, और वो क्या है भाई, इकोनॉमिक रूप से क्या है, वीकर है, मतलब वो गरीब है, ठीक है। तो यहाँ पे आय के अनुसार इसमें किसकी देखी जाती है भाई, इनकी इनकम देखी जाती है कि इनकी इनकम कितनी है, ठीक है। इनकम के अनुसार अभी इंडिया में कितना कर रखा है इन्होंने, 8 लाख। भाई जिन लोगों की जो इनकम है 8 लाख से कम है, वो EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो किस में आते हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही SC ST का, ऐसे ही OBC का। देखिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो, देखिए ये जो वैसे तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ थी वो, ठीक है, जब रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था तब से क्या है, SC ST का जो रिजर्वेशन था, या OBC का तो 1991 में आता है, लेकिन SC ST का सबसे पहले आया जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये रिजर्वेशन था वो 10 साल तक दिया गया था, ठीक है भाई। कितने साल तक दिया गया था, 10 साल तक दिया गया था, लेकिन ये कम से कम कितनी बार रिन्यू हो चुका है, 10 बार। हालांकि जो SC ST का जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, या भाई किसके अंदर रिजर्वेशन है, मतलब एडमिशन वगैरह के अंदर, जो कॉलेज के अंदर जो एडमिशन के अंदर जो रिजर्वेशन है इनका, उसकी कोई समय सीमा है नहीं भाई कि इसको समाप्त किया जा सके, ठीक है। लेकिन BR अम्बेडकर ने यही बोला था कि रिजर्वेशन ऑटोमेटिक उस समय समाप्त कर देना चाहिए जब क्या है, ये एक इक्वल लेवल पे आ जाए, ठीक है। लेकिन आज तक क्या है कि बहुत सारी जो जातियां हैं उसमें हमारा देश है क्या है, बट गया है, ठीक है। अभी जो एक ये कानून आया है, जो हमारा UGC रेगुलेशन 2026, अभी भी क्या है, पूरे देश में ऐसी, मतलब इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी फैले हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं कि भाई ये स्वर्ण लोगों के लिए ये है वो है, इस टाइप की काफ़ी न्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या है, इसको एक बार पूरा ब्रीफ देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कि भाई कि रेगुलेशन जो एक्ट आया है ये 2026 UGC, ये है क्या, और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या है, कुछ कानून आते हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन का
कानून लेके आए थे 1905 में अंग्रेज, और उन्होंने क्या किया 1911 में उसको वापस ले लिया, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो आज तक भारत देश क्या है भुगत रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काले कानून होते हैं जो एक बार आते हैं, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लाइफ टाइम के लिए उस समाज में छोड़कर चले जाते हैं। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट अब एक ऐसा, अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए कि भाई जितनी भी इन्होंने जातियाँ बना रखी हैं उसमें जो रिजर्वेशन है वो ना कि जाति के आधार पर बल्कि इकोनॉमिक बेस के आधार पर कर देना चाहिए। ये एक बहुत ही सही बात है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि किसी भी देश के अंदर अगर हम माने कि भाई अगर 50% लोग क्या हैं गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं, इन्होंने जैसे 8 लाख ही बोल रखी इनकम, ठीक है, 8 लाख का इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, तो उन लोगों को स्पेशल एक रिजर्वेशन दिया जाए कि नौकरियों में भाई कि लगभग 50% गरीब है ना पूरी जनसंख्या में, तो 50% ही चाहे रिजर्वेशन दे दो कि भाई इन लोगों को ही 50% को हम नौकरी लगाएंगे, मतलब इकोनॉमिक बेस पे आय के अनुसार। ठीक है, ये जातिगत आरक्षण है, इसको गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना चाहिए। ख़त्म करना मैं नहीं बोलूँगा भाई कि रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन में कुछ सुधार है वो गवर्नमेंट कर सकती है, उसको इकोनॉमिक बेस करके, क्योंकि बहुत सारी जातियों के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो भाई जिनकी इनकम ज़्यादा है लेकिन उसका वो क्या है उपयोग आज भी ले रहे हैं उसका फ़ायदा, जबकि गरीब हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो एक्चुअल में गरीब है गवर्नमेंट को उन्हीं को क्या है भाई रिजर्वेशन देना चाहिए। इससे पहले मैं एक और मुद्दे की बात कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ये जितने भी कानून लेके आ रही है, इससे पहले सबसे पहला कानून आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट लेके आना चाहे तो वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस पे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई माल्थस ने भी ये सिद्धांत दिया था कि जो हमारी जनसंख्या है वो क्या है जियोमेट्रिक मीन से क्या है बढ़ रही है, मतलब जैसे मान के चलिए कि जनसंख्या आज 1 है पॉइंट के ऊपर मान रहा हूँ, तो फिर अगले हर 5-10 सालों में वो 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, मतलब इस तरीके से क्या है मल्टीपल टाइम बढ़ती चली जाएगी। जबकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है नॉर्मल अर्थमेटिक मीन से बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास जो खाने के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक जितने भी, चाहे हम गरीबी की बात कर ले, चाहे हम रोज़गार की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, जब तक जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा हम इनका सामना नहीं कर सकते। अगर एक बार जनसंख्या स्टेबल हो जाती, मान के चलिए हमारी अभी 150 करोड़ जनसंख्या है, अगर हम इस स्थिति पे रहें कि भाई 150 करोड़ पे ही कंट्रोल कर लें, तो क्या पता हम क्या है आराम से जीवन यापन आने वाली पीढ़ियों में कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर रोकथाम नहीं लगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इस देश में क्या है बहुत गरीबी फैल जाएगी, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि रोज़गार के अवसर इतने नहीं आएंगे। लोग फिर क्या करेंगे, चोरी चकारी है या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी भाई, जो भी देखो रोजगार अगर नहीं होता तो लोग खाली टाइम में क्या है कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर गवर्नमेंट को पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इसको क्या है इस नियम को लागू भी करना चाहिए कि भाई कम से कम 2 नहीं तो कम से कम ऐसा तो हो ही सकता है कि भी 2 या 3 मैक्सिमम 3 बच्चे ही पैदा करें, ऐसा कुछ कानून गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए, ताकि भारत देश के अंदर जो पॉपुलेशन का ये आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है, हम पहले नंबर पे आ चुके हैं, चाइना को भी पीछे छोड़ के हम पहले नंबर पे आ चुके हैं जनसंख्या के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला मोटिव यही होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लागू किया जाए गवर्नमेंट को। ठीक है भाई, अब हम एक बार बात कर लेते हैं अपने इसकी जो नया कानून आया है यूजीसी रेगुलेशन 2026। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य ये है कि जो SC ST OBC और EWS जो ये हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी है, और इसके वर्सेस में क्या आता है भाई, इसके वर्सेस में कौन बच गया, UR जो जनरल कैंडिडेट्स बच गए वो। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि भाई काफ़ी सारी कमेटियां गठित की गई हैं पहले, और उन्होंने ये पाया है कि भाई ऐसे ऐसे क्या है इनका भेदभाव होता है। हालांकि देखिए 2017 की बात है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ऐसा तो हमारे कॉलेज में तो कुछ था नहीं, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ मतलब सभी जातियों के बच्चे थे, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, बनिए हो। ठीक है, और हम एक साथ आराम से रहते थे, खाते थे, मिलते थे, पढ़ते थे, ऐसा उस टाइम तो था नहीं। अगर गवर्नमेंट आज बता रही है कि भाई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऐसा होता है, तो उसकी वजह से ही कुछ ना कुछ कानून आया है। तो इन्होंने क्या इनके ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो भाई, किस तरह धर्म के अकॉर्डिंग, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता, इसके भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए क्या है
ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 लेके आए हैं। और इसके लिए क्या है भाई, एक इक्विटी कमेटी का क्या है गठन किया जाएगा। इक्विटी कमेटी में क्या होगा भाई, हेड कौन होगा, जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होगी, मतलब जो टॉप ऑफ द मोस्ट होगा इंस्टीट्यूशन का, वही उसका क्या होगा, हेड होगा। उसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे। इसकी जो हम डिस्कस है वो हम इसका जो प्रॉपर पीडीएफ है, जो कानून आया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है वो देखेंगे हम। तो भाई इसमें देखिए ये कानून लेके आई है गवर्नमेंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2026। ठीक है, ये यूजीसी का विनियमन 2026 है। और इस कानून में क्या है देखिए, इसको हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं एक बार। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है भाई। ठीक है, ये है देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 से क्या है लागू कर दिया गया है इसको। ठीक है, और इसका नाम है भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने बताया है, इन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं एक बार। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू इरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी और पार्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट जो एससी कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो एसटी है, सोशल एंड इकोनॉम एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो ओबीसी क्लासेस हैं। ठीक है, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, या पर्सनल विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, जो क्या है भाई डिसेबिलिटीज पर्सन्स होते हैं। ठीक है, और एनी ऑफ देम एंड टू प्रमोट फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन अमंगस्ट द स्टेक होल्डर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए इसका क्या है भाई, इसको कानून को लेके आए हैं। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी इसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है। जैसे एक्ट का मतलब क्या है भाई कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें क्या है बहुत सारे ये चीजें दी गई हैं। अब इसमें क्या है भाई, एक इक्विटी कमेटी क्या है बनाई जाएगी। ठीक है, इक्विटी कमेटी का मतलब क्या है, इक्विटी कमेटी मींस द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि अगर आप कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में हमारे क्या हेड जैसे प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, उस इक्विटी कमेटी का क्या करेंगे भाई, गठन करेंगे। ठीक है, और इक्विटी हेल्पलाइन मींस हेल्पलाइन एस्टेब्लिश्ड इन द ऑपरेटेड बाय ऑन HEI। जो कमेटी होगी इसकी HEI, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, HEI का मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये एक हेल्पलाइन भी क्या है जनरेट करेंगे। और इसके लिए क्या बनाए जाएंगे भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ये क्या है भाई, एवरी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है सेल एस्टेब्लिश एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर टू oversee the effective implementation of the policies and the programs for the disadvantaged group, to provide guidance and the counseling regarding academic, financially, social and other matters, and to enhance the diversity within the campus, provided then if the college does not have the least 5 faculty members to establish the equal opportunity centers, the function of the equal opportunity centers of the college shall be performed by the equally opportunity centers of the university to which the college is affiliated। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या है कि हर एक जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको एक अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को क्या है भाई एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि जो इक्विटी कमेटी है उसके अंदर कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहला है द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। भाई जो इसका चेयरपर्सन कौन होगा, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है, 3 प्रोफेसर और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द HEI एज मेंबर्स। जो उसके इंस्टीट्यूशन है जैसे कॉलेज है तो उसके अंदर उसको 3 प्रोफेसरों को इसके अंदर क्या है शामिल किया जाएगा, जो उसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। एक है 1 स्टाफ मेंबर अदर देन द टीचर्स ऑफ द HEI। भाई एक ऐसा इनको मेंबर चाहिए जो क्या है स्टाफ वाला हो, जैसे कि क्लर्क हो सकता है। ठीक है, या अदर जो टीचर ना हो। ठीक है, तो वो एक मेंबर उनको वो चाहिएगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटी हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर। एक रिप्रेजेंटेटिव उनको जो सिविल सोसाइटी से लेंगे, ठीक है, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो इसके रिगार्डिंग। 2 students representatives to be nominated based on the academic merit, excellence in the sports performance of the core curricular activities, as special the
इन्विटीज। इसका मतलब क्या है भाई कि 2 बच्चों को भी इसके अंदर कमेटी के अंदर लिया जाएगा, जो क्या है नॉमिनेटेड किए जाएंगे। वो हो सकता है कि मेरिट बेस पे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हों या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर हों, ठीक है। तो उन 2 बच्चों को भी इसके अंदर क्या है मेंबर बनाया जाएगा। द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सेल एज द एक्स मेंबर सेक्रेटरी। जो इनका सेक्रेटरी होगा, जो कोऑर्डिनेटर होगा, वो क्या है इसके अंदर इक्वल जो अपॉर्चुनिटी सेंटर है इसका क्या होगा भाई, मेंबर सेक्रेटरी होगा, ठीक है। द कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड द वुमेन। अब ये पॉइंट दे रखा है ना जो 7th पॉइंट, इसके अंदर क्या है, इसकी वजह से ज्यादा मतलब क्या है भाई, ये न्यूज के अंदर आई हुई है कि इस कमेटी के अंदर आपको क्या क्या लेने हैं कि एक तो ओबीसी का मेंबर होना जरूरी चाहिए, ठीक है, एक जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो, ठीक है, और एक है शेड्यूल कास्ट जो एससी कैटेगरी से रिलेटेड हो, और शेड्यूल ट्राइब से भी हो, और एक क्या है वुमेन हो। मतलब इन सभी का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना मस्ट है, मतलब भाई कमेटी के अंदर इनको होना ही होना चाहिए, ठीक है। द टर्म ऑफ द मेंबर शैल बी 2 years एंड द टर्म ऑफ द स्पेशल इन्विटीज शैल बी 1 year। जो इसके मेंबर्स होंगे भाई वो 2 साल के लिए क्या है इनका नॉमिनेशन रहेगा, ठीक है। द कमेटी शैल मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर एंड द क्वोरम द मीटिंग द इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन बट एक्सक्लूडिंग द स्पेशल शैल बी 4। मतलब इसके अंदर क्या है 2 बार क्या है कमेटी क्या करेगी भाई, अपनी बैठक करेगी, ठीक है, और मिलेगी विद चेयरपर्सन। तो भाई इसके अंदर बात यही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके क्या है बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं, हालांकि इसका इस नियम को इसलिए बनाया गया है ताकि जो ओबीसी पर्सन्स हैं या भाई एससी वाले हैं या एसटी है, इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ठीक है। और इसकी जो पेनल्टी लगा रखी है भाई, मान के चलिए ये बच्चे क्या है किसी के ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं किसी यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे की कि भाई इसने हमारे साथ भेदभाव किया है, तो उसकी क्या क्या सजा दे रखी है वो एक बार हम इसके बारे में डिस्कस। तो भाई इसमें देख लेते हैं हम भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो क्या होगी। देखिए सबसे पहले कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर या लिखित रूप में या जो समान जो अवसर केंद्र है जो अपॉर्चुनिटी सेंटर बना रखे हैं उनमें क्या है समन्वयक को जो कोऑर्डिनेटर है उसको ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का विकल्प भी होगा। जो हेल्पलाइन समता सूचना जारी किया जाएगा उस पर भी क्या है पीड़ित व्यक्ति घटना को क्या है रजिस्टर्ड करवा सकता है। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दी जाएगी, ठीक है। फिर है भाई समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर क्या करेगा बैठक करेगी और समता समिति मामलों को यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी समिति को भी निर्दिष्ट कर सकती है। यदि उसकी राय है कि मामले को उस समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है तो विनियमों और कानूनों प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है या उस समिति पहले इस मामले की जांच में है। समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा। समता समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति जो पीड़ित व्यक्ति उसको भेज दी जाएगी। समता समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उस संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाएगा। यदि संस्थान के प्रमुख विरुद्ध कोई विशेष शिकायत की जाती है तो समता समिति की बैठक में अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वय द्वारा की जाएगी और समता समिति के प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख के अगले उच्चतर पदाधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। अपील देख लेते हैं इसके अंदर क्या है कि भाई समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन की प्राप्ति की 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक क्या है भाई न्याय मित्र नियुक्त कर सकता है। लोकपाल द्वारा नियुक्त जो न्याय मित्र है को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2003 जैसे समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने के लिए सभी प्रयास करेगा। इसके बाद है निगरानी। यूजीसी इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति से की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक निगरानी नियंत्रण है वो स्थापित करेगा तंत्र और उसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से सूचना मांगना, उच्च शिक्षा संस्थानों के परिवार का दौरा करना आदि सही तंत्र विकसित करेगा। ऐसी समीक्षा के
आधार पर यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को इन विनिमयों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय करने की सलाह दे सकता है और उच्च शिक्षा संस्थान तदनुसार कार्य करेंगे। यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगी जिसमें वैधानिक, व्यावसायिक परिषदों, आयोगों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे। समिति में उन विनिमयों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी, उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव मुक्त होने पर विचार करेगी, उसकी रोकथाम का समाधान सुझाएगी। समिति के वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करेगी। देखिए भाई, इसके अंदर क्या है, अगर ये अनुपालन नहीं किया जाता है तो जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसके प्रति भी क्या है, यूजीसी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, जहां तक हमने इस कानून को पढ़ा है, अब ये ऐसे कानून क्या है भाई, मेरे मानने में तो गवर्नमेंट को ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन पर लागू करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होता है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, ठीक है, तो उनके पास देखिए इतनी पावर होती है कि यदि कोई भी कैंडिडेट्स है या वहाँ का जो स्टूडेंट्स है, यदि वो किसी के साथ मिसबिहेव करता है, ठीक है, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो उसको सजा के तौर पर वो उसको सजा दे सकता है कि भाई हो सकता है 1 महीने के लिए उसको मतलब कॉलेज से निकाल दिया जाए, या परमानेंटली उसने कुछ ऐसा जघन्य कोई अपराध कर दिया है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए और पुलिस को पकड़ा दिया जाए। तो ऐसी सारी पावर्स तो ऑलरेडी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है इनको दे रखी है, ठीक है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वाइस चांसलर हो। तो अगर इस टाइप की अगर कमेटी बनेगी, ठीक है, किसी ने झूठा किसी के बारे में बोल दिया, मान के चलिए किसी की दुश्मनी हो जाती है, या कई बार ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं जैसे कि आपको पता ही है कि जो लड़कियों के साथ क्या है मिसबिहेव भी किया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्वर्ण जाति की लड़की हो और कोई मतलब भाई SC या ST या OBC का लड़का उसके साथ कुछ मतलब उसको बोल दे, और वो जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, वो उसको किसी तरीके से क्या है प्रपोज कर देता है, ठीक है, और वो लड़की उसको मना कर देती है। तो उसकी खुन्नस निकालने के लिए वो लड़का कल ना क्या करे कि भाई वहां जाके कंप्लेंट डाल दे कि इसने मेरे को क्या है जाति सूचक कोई शब्द बोला है या मेरे साथ मतलब मिसबिहेव किया है, ठीक है, उसकी फिर कमेटी में जांच की जाए। तो ऐसे मतलब ये एक कोर्ट की तरह बना दिया कि भाई कॉलेज को भी इन्होंने क्या बना दिया, गवर्नमेंट ने कोर्ट बना दिया है, ठीक है। तो ऐसा मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसे कानून है, ये एक तरह से हम काला कानून बोल सकते हैं, क्योंकि ये बात स्वर्ण जाति की या बात अन्य जातियों की नहीं है। अब ये लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस तरह की अगर गवर्नमेंट कानून लेके आती है तो बात वही आ जाती है कि वे जाति के आधार पर लोगों को बांट देना, ठीक है। स्कूल कॉलेज एक ऐसी संस्थाएं होती है जहां पर क्या है जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर इसको हम कोर्ट की तरह बना देंगे कि भाई वहां पे एक कमेटी बनेगी, वो ये डिसीजन लेगी, वो अब ये करेगी, तो बच्चे पढ़ेंगे कब, ठीक है। और मेन मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट क्या है बच्चों को क्या है मतलब पढ़ने नहीं देना चाहती, ठीक है। और या बच्चे पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे, वो रोजगार की बात करेंगे, ठीक है, वो अच्छे शासन की बात करेंगे, वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो बेरोजगारी के बारे में पूछेंगे। और ये गवर्नमेंट चाहती नहीं, गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन छोटी मोटी बात मतलब इन बातों में क्या रहे, उलझे रहे, ठीक है भाई। तो मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट और पावर दे सकती है, जो भी हायर जो अथॉरिटी होते हैं जैसे प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, उनको डायरेक्ट पावर दे दी जाए कि भी कोई भी अगर इस तरह के मिसबिहेव करेगा, ठीक है, या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, ठीक है, किसी के साथ क्या है भाई भेदभाव करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल करे, वाइस चांसलर है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो डायरेक्ट कार्रवाई करे, ठीक है। वो पावर गवर्नमेंट को इनको देनी चाहिए, न कि कोई कमेटी बनानी चाहिए, उसमें महिला होनी चाहिए, उसमें ST वाला होना चाहिए, OBC वाला होना चाहिए। तो ऐसे तो ये एक तरह से झगड़ा क्या है कॉलेजों के अंदर बना रहेगा, और इससे और भी अव्यवस्था फैलेगी किसके अंदर, पूरे समाज के अंदर, ठीक है। कोई भी अब ये नहीं चाहेगा भाई, क्योंकि स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, जैसे जो UR कैटेगरी के लोग हैं, अब वो भाई डरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना हमारे पास क्या है भाई झूठा मुकदमा ना लगा दे, और उसके डर से क्या है हो सकता है कि कॉलेजों में जाना भी आगे बच्चे क्या है बंद कर दे, ठीक है। तो मैं तो गवर्नमेंट से भाई यही दरखास्त है कि इसको कानून को या तो इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की जाए, जैसे कि भाई जो कमेटी है उसके अंदर जर्नल कैंडिडेट्स हैं या जो जर्नल जो UR वाले हैं उन जाति के लोगों को भी उस कमेटी के अंदर बिठाया जाए, ताकि जो जांच है वो निष्पक्ष हो, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि किसी तरह की कमेटी बनानी ही नहीं चाहिए। जो भी प्रिंसिपल है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है उनको पावर दी जाए, वो डायरेक्ट अगर कोई भी जाति का बच्चा हो, चाहे वो
स्वर्ण जाति हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, कोई भी घटिया हरकत करता है तो उसको डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाए या उसको कोई सजा दी जाए। ठीक है, तो भाई ये थी आज की वीडियो, और इसमें आज हमने नॉर्मल डिस्कस किया है, कोई स्टडी की ये वीडियो नहीं थी। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस देखी इसलिए मैंने वीडियो बना दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी को इसके बारे में नॉलेज मिले कि भाई ये किस तरह का कानून है, क्या इसके अंदर है। ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल मात्र इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं तो यही कहूँगा भाई, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। ठीक है, पहले भी समय में हम क्या है एक साथ रहते आए हैं और एक साथ रहते थे। मुगल आए, बहुत सारे क्या है भाई यहाँ पे राजा आए, ठीक है, और यहाँ पे अंग्रेज आए, बाहर के विदेशी आए, लेकिन फिर भी आज भी हमारा क्या है देश भारत एक अखंड देश है। ठीक है, हम भारतीय हैं, हम किसी भी राज्य में नहीं बटे हुए। देखिए आज भी आप देखिए, आप अगर जाते हैं कहीं भी तो हम क्या बोलते हैं कि वी आर इंडियंस। क्यों नहीं बोलते? हम ये नहीं बोलते कि भाई मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, हमारी क्या है भाई सिटीजनशिप है, वो सिंगल सिटीजनशिप है, हम इंडियन हैं। ठीक है, और हमें भाई हिंदू मुस्लिम धर्मों के आधार पर भी नहीं बंटना चाहिए, नहीं हमें जाति के आधार पर बंटना चाहिए। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, और यदि हम मिलजुल कर रहेंगे तो हम अच्छे अपने देश का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल मात्र इतना ही। तो भाई सभी को जय हिंद, जय भारत।